हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस पढ़ लिए हैं। अभी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में 1857 की क्रांति को पढ़ा है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज को मिस कर दिया तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, यानी कि जब ब्रिटिश भारत में आते हैं और वो अपने स्थायी रूप को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद भारत के इकोनॉमिक कंडीशन पर क्या फ़र्क पड़ता है। उसके साथ साथ उन्होंने जो लगान लेने के लिए व्यवस्था बनाई थी, जिससे भारी मात्रा में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, रैयत बाड़ी बंदोबस्त, मालबाड़ी बंदोबस्त, इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को भी हम लोग आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग इसके आर्थिक इतिहास में एक वीडियो और लेकर आएंगे जिसमें हम लोग धन निष्कासन का सिद्धांत देखेंगे और जो इससे बचा रहेगा उस सबको हम लोग उस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब अंग्रेज भारत में आते हैं उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की इकोनॉमिक कंडीशन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की स्थिति क्या थी। यानी कि हमने इधर देखिए, इधर लिखा है ब्रिटिश पूर्व स्थिति, यानी कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत की क्या स्थिति थी। तो ब्रिटिशों के आने से पहले जो हमारा भारत देश था वह एक कृषि प्रधान देश था। कैसा था? कृषि प्रधान देश था। और यहाँ तक कि हम लोग आज भी देखें तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी कृषि होती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ही सही, लेकिन इतनी उत्पादन, इतनी उपज जरूर होती थी कि जो भारत के लोग थे वो आत्मनिर्भर थे, यानी कि वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं थे। यहाँ तक कि भारत के लोग कहीं और व्यापार करने नहीं जाते थे, बल्कि बाहर के लोग भारत में व्यापार करने आते थे। तो ब्रिटिशों के आने से पहले हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश था और वह एक आत्मनिर्भर देश था। तो जब अंग्रेज भारत में आ जाते हैं, जब अंग्रेज भारत में आ जाते हैं तो 1757 में होती है, क्या होता है? प्लासी की लड़ाई होती है। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से उन्होंने भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर जीत हासिल करने का प्रयास करने लगा। 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता। उसके बाद बक्सर, मराठा, मैसूर, यहाँ से उन्होंने कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया, उन अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया। और 1757 से 1947 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार रखा, जिसे हम लोग ब्रिटिश भारत के नाम से जानते हैं। तो इन क्षेत्रों में जब उन्होंने अपना अधिकार कर लिया, उसके बाद कब से कब तक? 1757 से 1947 ईस्वी तक इन क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और आर्थिक शोषण का एक ऐसा चंगुल चलाया कि भारत एक कंगाल हो गया, भारत एक कंगाल देश बन गया। लेकिन इस कंगाली भरे स्वरूप को लाने के लिए उन्होंने कई नीतियां अपनाई, जिसे हम लोग उपनिवेशवाद के चरण के नाम से जानते हैं। और इन चरण को हम लोग बांटकर पढ़ते हैं। तो इन कौन कौन सी नीतियां उन्होंने अपनाई, इसको हम लोग इसके माध्यम से पढ़ते हैं। तो प्रथम चरण है कब से कब तक? 1757 प्लासी के युद्ध से 1813 के चार्टर एक्ट तक। और इस प्रथम चरण की विशेषता यह है कि इसे हम लोग लूट की संज्ञा दे सकते हैं। क्या? लूट की संज्ञा दे सकते हैं। और के.एम. पन्नीकर जी ने जो द्वैध शासन लगा था 1765 से 1772 में, यानी कि 1765 में लगा था, 1772 ईस्वी में हटा था, इसे के.एम. पन्नीकर जी ने डाकू राज की संज्ञा दी थी। तो इस प्रथम चरण में क्या हुआ था? द्वैध शासन लगाया गया था और इसे धन लूट का काल भी कहा जाता है। तो इस काल का विशेष उद्देश्य यह था कि भारत के अधिकांश धन को लूटकर सीधा ब्रिटेन को भेजना। तो प्रथम चरण कब से कब तक? 1757 से 1813। उसके बाद दूसरा चरण हम लोग देखें तो 1813 से, यानी कि 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, और 1858, इस बीच के काल को हम लोग कहते हैं क्या? इस बीच के काल को हम लोग कहते हैं द्वितीय चरण। और इस काल में क्या हुआ था कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया था, वहाँ पर सामानों का उत्पादन होने लगा था और वहाँ से जो उत्पादित सामान होते थे वो भारत में लाकर बेचे जाते हैं। इससे क्या किया गया कि मुक्त व्यापार की छूट दे दी गई। यानी कि इस 1858, आप लोग यहाँ देखिए, हमने आप लोगों को 1857 की क्रांति पढ़ाया था। 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ था? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था।
और जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दी गई थी। आप लोग वीडियोज़ को अगर नहीं पढ़े हैं 1857 की क्रांति वाली, तो आप लोग प्ले लिस्ट से उसे ज़रूर देखिए। तो 1857 ईस्वी में क्या किया गया था, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था। उसके और फिर हम लोग देखें यहाँ 1813 से 1858 तक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, डलहौजी की हड़प नीति भी समाप्त कर दी गई थी। तो यहाँ पर जो ये था कि सिर्फ कंपनी ही व्यापार कर सकती है, यहाँ पर वो हटा दिया गया। क्या किया गया, मुक्त व्यापार की छूट दे दी गई, लेकिन एक कंडीशन रखी गई कि चीन के साथ व्यापार नहीं होगा और चाय का व्यापार नहीं होगा। लेकिन यह कब हुआ था, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में। 1833 का एक चार्टर्ड एक्ट आया जिसमें यह भी जो कंडीशन थी, चाय और चीन के साथ व्यापार नहीं हो सकता, यह भी हटा दिया गया। तो आप लोग इसे ध्यान रखिए। अब अगला देखिए, तो तृतीय चरण है 1858 से 1947 ईस्वी तक। 1857 में क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, जिसे हम लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इतनी बड़ी क्रांति होने के बाद जो ब्रिटिश थे वो डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर हम भारत में दिखावा नहीं करेंगे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, तो हमें बड़े बड़े क्रांति का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने दिखावा शुरू किया, वास्तव में वो कर नहीं रहे थे, उन्होंने दिखावा शुरू किया कि हम आपके लिए कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूंजी निवेश करना स्टार्ट किया, यानी कि क्या किया, उन्होंने दिखाया कि हम रेल में निवेश करेंगे, बागान में, चाय के बागान में, नील के बागान में निवेश कर रहे हैं, बैंक में निवेश। तो वास्तव में वे कर नहीं रहे थे, लेकिन वे अपने फायदे के लिए ये रेल चला रहे थे, जिससे उन्हें सामान लाने ले जाने में आसानी हुई। तो तृतीय चरण था 1858 से 1947 और इसमें उन्होंने पूंजी निवेश करना स्टार्ट किया। तो ओवरऑल अगर हम लोग पूरी समरी देखें तो इसमें भारत का आर्थिक शोषण ही छिपा था। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो इनके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था थी उसको देखेंगे, जिसमें हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त को देखेंगे। तो उसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू अब समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का चार्ट प्रिपेयर हो गया है और अंग्रेजों के द्वारा भूमि से जो लगान लेने के लिए व्यवस्था अपनाई गई, जिसे भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब चार्ट को हम लोग याद कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहले हमने क्या किया है, व्यवस्था लिखा है, उसके बाद जिसने इसे लागू किया वो लिखा है, उसके बाद हमने जिस वर्ष में इसे लागू किया गया वो लिखा है, उसके बाद क्षेत्र है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मुख्य बातें, मुख्य बिंदु जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, व्यवस्था, यानी कि कौन कौन सी व्यवस्था लगान लेने के लिए अपनाई गई। तो सिंपल है, 3 है, याद हो जाएगा आराम से। कौन कौन सी है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। कौन कौन सा है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। याद हो गया होगा कौन कौन सी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। उसके बाद क्या है, उसके बाद है लागूकर्ता, किसने इसे लागू किया। अब हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया, कॉर्नवालिस। किसने, कॉर्नवालिस, याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू किया, कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने लागू किया, तो कर्नल रीड। क्या ध्यान रखना है, रीड, क्या, रीड। उसके बाद मुनरो ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। लागू सबसे पहले किसने किया, कर्नल रीड ने, लेकिन आगे बढ़ाने का काम मुनरो ने किया। उसके बाद है महलवाड़ी बंदोबस्त। क्या है, महलवाड़ी बंदोबस्त, सबसे पहले हार्ट मैकेंजी ने, उसके बाद मार्टिन बर्न ने। तो 3 है, कौन कौन सी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। ठीक, लागू किसने किया, तो अस्थाई बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने, रैयतवाड़ी बंदोबस्त को सबसे पहले रीड ने, कर्नल रीड ने, उसके बाद आगे बढ़ाने का काम किया हेक्टन मुनरो ने। बात आती है महलवाड़ी बंदोबस्त की, तो सबसे पहले हार्ट मैकेंजी, उसके बाद मार्टिन बर्न। अब हम लोग वर्ष कैसे याद करेंगे, तो वर्ष तो चुटकी में याद होगा, कैसे, ये देखिए। सबसे पहले है अस्थाई बंदोबस्त, किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने। कब, 1793। कब, 1793, 1793। अब बात आती है रैयतवाड़ी बंदोबस्त की, तो वो कब लागू हुआ, तो कुछ नहीं करना, 1793 में से एक माइनस करिए, 1792, 1792। तो सिंपल,
सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793। उसके एक साल पहले एक कम करिए 1792, 1792। तो सिंपल दोनों याद हो गए, पहला 1793, दूसरा 1792। अब बात आती है हेक्टर मुनरो ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया था, तो कब? 1820 ईस्वी में। कब? 1820 ईस्वी में। उसके बाद आता है क्या? महालवाड़ी बंदोबस्त। उसका सन वो कब लागू किया गया? तो 1820। 80-20 से एक कम करिए 80-19 या 80-19, 1819। सिंपल याद हो गया होगा। कब? 1793, 1792। उसके बाद आता है 1820 और 1819। अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले कितना? एक कम करिए 1792। और हेक्टर मुनरो ने उसे आगे बढ़ाने का काम किया कब? 1820। उसके बाद आती है महालवाड़ी बंदोबस्त। 80-20 एक कम करिए 80-19, 1819। आई होप याद हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में इसे लागू किया गया। किस क्षेत्र में इसे लागू किया गया? तो देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। मैप में आप लोग मैप में सोचिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा कहाँ है? ये उत्तरी भाग कहाँ है? पूर्वी भाग में है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो भारत के पूर्वी भागों में इसे लागू किया गया। और हम लोग ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जितने क्षेत्रों पे भारत पर अधिकार किया गया था, उन क्षेत्रों के 19% भाग पर यह व्यवस्था लगाई गई थी। कितने? 19% भागों पर। जितने पर अंग्रेजों का अधिकार था, उसमें से 19% क्षेत्र पर इस व्यवस्था को लगाया गया था। तो भारत के पूर्वी भाग में इसे लगाया गया था। आप लोग मैप में सोचिए, बंगाल कहाँ है, बिहार कहाँ है, उड़ीसा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में इसे लगाया गया था। और इस व्यवस्था को इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता था, या आप लोग इसे जमींदारी व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा जमींदारों को ये टास्क दिया जाता था कि आप इतने क्षेत्र से, यानी 19% भाग पर लगाया गया था, तो इस परसेंट यानी कि इतने क्षेत्र पर से इतनी तारीख तक को इतना लगान वसूल कर सूर्यास्त से पहले लाकर जमा करेंगे। और अगर सूर्यास्त से पहले यह लगान जमींदार जमा नहीं करते थे तो उनकी जमींदारी क्या करी जाती थी? हटा दी जाती थी। तो इसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा और सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। और 19% क्षेत्र पर इसे लगाया गया था। किन क्षेत्रों में? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, भारत के पूर्वी भागों में। अब दूसरा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। किसने लगाया था? तो कर्नल रीड। आगे बढ़ाया किसने? हेक्टर मुनरो। 1792 और 1820। किस क्षेत्र में इसे लगाया गया? तो मद्रास, असम, मुंबई। ध्यान रखिए, दक्षिणी पश्चिमी में है ना, मद्रास, असम, मुंबई। आप लोग मैप में जरूर इसे सोचिए, इससे लंबे समय तक ये याद रहेगा। मद्रास, असम, मुंबई। और या अंग्रेजों के द्वारा जितने क्षेत्रों पर इसे लागू किया गया था वह है 51%। 51% कितना है? यह 19% क्षेत्र पर लगा था और यह 51% क्षेत्र में लगा था। इसमें क्या किया जाता था? इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें जमींदारों को टास्क दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि अंग्रेजों के द्वारा गांव के किसानों से, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान। इसमें किसानों से डायरेक्ट कर लिया जाता था। तो यह 36% या 19% क्षेत्र पर लगा था और यह 51% क्षेत्र पर। इसमें जमींदारों से कर लिया जाता था, यानी कि उन्हें टास्क दिया जाता था कि आप वसूल कर लाइए। और इसमें डायरेक्ट किसानों से वसूला जाता था। अगला क्या है? महालवाड़ी। महल का मतलब क्या होता है? गांव। महालवाड़ी बंदोबस्त। हार्ट मैकेंजी, उसके बाद मार्टिन बर्ड। 1819 ईस्वी में लगा था। किन क्षेत्रों में? तो पंजाब, मध्य प्रांत और पश्चिमी यूपी। पंजाब, मध्य प्रांत, पश्चिमी यूपी। अब देखिए, 19% यहाँ, 51% यहाँ। अब जितना बचा उतना इन क्षेत्रों पर इस व्यवस्था को लगाया गया था, यानी कि कितना है? 36%। 36% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लगाई गई थी। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी मुख्य बातें क्या है। तो इसमें क्या होता था? इसमें गांव के समूहों को इकट्ठा किया जाता था और इसमें कुछ लोगों को कहा जाता था कि आप गांव भर से टैक्स इकट्ठा करिए और हमें दे दीजिए। हम ना जमींदारों से कहेंगे लेने के लिए और ना किसानों से। हम अब क्या करेंगे? डायरेक्ट गांव के समूहों से कर लेंगे।
तो आई होप आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।